हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी 4.0 की जो मैंने साइंस की सीरीज़ यहाँ पे शुरू की थी, इस सीरीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और आज इस सीरीज़ का है यहाँ पे डे 3, जिसके अंदर हम लोगों ने जो अम्ल, क्षारक और लवण यानी कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट किया था। आज ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी का कंटेंट तैयार करना चाहते हैं क्लास 9th और 10th का, तो ये सीरीज आप लोगों को मदद करेगी। ये चैप्टर हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी से यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले वाले सेशन में मैंने आप लोगों के साथ एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इनके जो रासायनिक अभिक्रिया है या इनके केमिकल रिएक्शंस है, ये सभी चीज़ें डिस्कस की थी। अब आज के सेशन में हम लोग जो पीएच स्केल होता है ये डिस्कस करेंगे, और ये जो सॉल्ट का पार्ट हमारा रह गया है इसको हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम ये पीएच स्केल और इसके यूज़ की बात करें तो ये क्या है, तो देखिए इस तरीके की एक स्केल होती है जो कि 0 से यहाँ पे 14 तक चलती है, और ये माना जाता है कि ये हमें पावर ऑफ हाइड्रोजन बताती है। इसमें ये जो पी है ये एक तरीके से पावर के लिए यहाँ पे डिनोट किया जाता है। और किस चीज का पावर, यहाँ पे हाइड्रोजन के पावर की यहाँ पे बात की गई है। अब इसके अलावा ये जो स्केल है, जिसको मैंने कहा कि ये स्केल आपका कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 14 तक है। तो ये स्केल किस तरीके से काम करती है, यदि किसी भी वस्तु का पीएच मान जो है वो 7 आता है तो वो सब्सटेंस कैसे होता है, वे सब्सटेंस आपका उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। या हम ये कह सकते हैं कि वे सब्सटेंस ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग वाटर को यहाँ पे ले लेते हैं। जो पानी होता है ये आपका न्यूट्रल होता है। इसके अलावा जो हमारे शरीर में ब्लड होता है ये आपका न्यूट्रल होता है। और ऐसी चीजें जिनका पीएच मान जो है वे आपका 0 की तरफ होता है, वे आपके कैसे होते हैं, वे आपके यहाँ पे अम्लीय होते हैं, वे आपके यहाँ पे एसिडिक होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और दूसरा, अगर हम दूसरे साइड की बात करें तो यहाँ पे माना जाता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वे आपका 7 के बाद कम होता है, और इस वजह से इसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ले रही हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 5 अलग अलग सैंपल है, A B C D E F। हमने 5 सैंपल यहाँ पे ले लिए, 6 सैंपल यहाँ पे ले लिए। और अगर मैं इन सैंपल में अगर मैं मान के चलूँ कि A का पीएच यहाँ पे कितना है, 3 है, B का पीएच यहाँ पे 7 है, C का पीएच जो है वो है 11, D का पीएच यहाँ पे है 5, E का पीएच यहाँ पे, E का पीएच कितना है, E का पीएच हम मान के चलते हैं E का पीएच है 8। इसके अलावा F का पीएच यहाँ पे कितना है, F का पीएच हम मान के चल रहे हैं, फिर से यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं 6। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस आपका एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा, आप किस तरीके से बताएंगे, तो 7 जिसका पीएच होता है, पीएच मान जिसका 7 होता है, वे उदासीन होते हैं, यानी कि न्यूट्रल होते हैं। तो ये तो सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए, अगर 7 के अगर हम आगे जाते हैं तो वो आपका कैसे बन जाता है, वे आपका क्षारक बन जाता है, बेसिक बन जाता है। मीन्स ये जो C होगा ये आपका बेसिक होगा। इसके अलावा ये जो E होगा ये भी आपका बेसिक होगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं C और E में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि कौन सा एक प्रबल क्षारक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं तब आप कैसे आंसर देंगे। तो जितना आप यहाँ पे 14 के पास जाएंगे उतना ज्यादा वो एक प्रबल क्षारक माना जाएगा, यानी कि C जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम E की बात करें तो E भी एक बेस है, पर वो उदासीन यानी कि न्यूट्रल सब्सटेंस के पास है, तो ये आपका एक वीक बेस कहलाएगा। तो इस तरीके से पीएच मान की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर आपके पास 2 अम्ल हैं या फिर 2 क्षारक हैं तो उनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है और ज़्यादा वीक कौन सा है, यानी कि कौन सा प्रबल है और कौन सा दुर्बल है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इसके अलावा D और E की बात करूँ तो A जो है इसका पीएच मान सबसे कम है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है।
तो सिंपल सी बात है, जितना आप पीछे की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा वो अच्छा अम्ल होगा, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एसिड होगा। तो ये क्या है, ये आपका है एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि एक प्रबल अम्ल कहलाएगा। इसके अलावा ये आपका एक वीक एसिड यहाँ पे कहलाएगा और ये आपका एक वीक एसिड कहलाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो एक छोटा सा नोट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पीएच जिसका 7 होता है वे क्या होगा, वे आपका उदासीन होगा। अगर पीएच जो है इसका मान यहाँ पे 7 से कम है तो वो कैसे होंगे, वे आपके अम्लीय होंगे। और पीएच मान जो है वो 7 से अगर ज़्यादा होते हैं तो वे कैसे होंगे, वे आपके क्षारक होंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे पेन डाउन की। अब ये जो पीएच स्केल है इसका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व, इसको ज़रा समझते हैं। तो अगर सबसे पहले हम अपने खुद के शरीर की बात करें तो हमारा जो शरीर है जिस पीएच पे वर्क करता है वे आपको पता होना चाहिए 7 से लेकर 7.8 पीएच पे यहाँ पे वर्क करता है। ये मैं सारा ही आपका एनसीईआरटी का डेटा जो है वो आपको बता रही हूँ। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अम्ल वर्षा की बात करें कि कोई जो बारिश है, कोई वर्षा जो है वो अम्लीय हो गई यानी कि एसिडिक हो गई, तो उसका कारण क्या रहा होगा, उसका कारण यहाँ पे ये रहा होगा कि जो पानी है उसका जो पीएच मान है वे क्या रहा होगा, वे आपका यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5.6 से यहाँ पे कम रहा होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इसका जो पीएच मान है वो कितना रहा होगा, 5.6 से अगर पीएच मान कम हो जाता है तो वो वर्षा कैसे हो जाती है, वे वर्षा आपकी अम्लीय हो जाती है। इसके अलावा अगर हम पाचन की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा अमाशय होता है यानी कि स्टमक होता है उसके अंदर HCl रिलीज होता है, ये तो सबको पता है। अब ये जो HCl है तो एक अम्ल यानी कि है तो एक एसिड। अब कभी भी अपचन यानी कि इनडाइजेशन का केस अगर आपको यहाँ पे देखने को मिले यानी कि हमारा जो खाना है वो अगर डाइजेस्ट ना हो तो ऐसे केस में क्या होता है कि HCl तो रिलीज हो गई, तो इसके वजह से हम लोगों को क्या होता है, पेन होता है। और इस पेन को रिलीफ पाने के लिए कहा जाता है कि हम इनो जैसी चीज़ें खाएं जिसमें क्या हो, जिसमें आपका एंट एसिड यहाँ पे छुपा हुआ हो। और ये एंट एसिड का एग्जाम्पल है MgOH का होल ट्वाइस, जिसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा अगर हम अपने दांत की बात करें तो सबको पता है कि हम लोगों के शुरुआत में दूध के दांत आते हैं, फिर यहाँ पे हम लोगों के परमानेंट टीथ आते हैं। अब ये दूध के दांत आपके झड़ते कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे मुंह का पीएच जो है ये 5.5 से कम होने लगेगा तब हमारे दांत जो है झड़ने लग जाएंगे। इसी वजह से रेकमेंड किया जाता है कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। दिन में 2 बार ना सही एटलीस्ट 1 बार तो ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो वो कैसा होता है, वे आपका क्षारक गुण रखता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे अपने दांतों को साफ रखना है और दांतों का ख्याल रखना है। इसके अलावा एंट और निटल की बात की गई है। एंट और निटल के डंक में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से हमें पेन और इरिटेशन हो जाती है। जो लाल वाली चींटी है या किसी मधुमक्खी ने अगर आपको काट दिया तो उस एरिया में लाल हो जाता है। अब वो जो लाल हुआ है वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे एक एसिड रिलीज करते हैं जिसे आप फॉर्मिक एसिड या फिर आप मेथनोइक एसिड के नाम से जानते हो। अब देखिए एसिड है तो इसको उदासीन करने के लिए, इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें किसी बेस की जरूरत है। आपकी एनसीईआरटी में बता रखा है कि एक प्राचीन समय में एक डॉग प्लांट पाया जाता था। इस डॉग प्लांट की पत्तियों को रगड़ा जाता था। यहाँ पे जहाँ पे भी किसी भी डंक के द्वारा काटा गया है, मतलब चींटी के डंक के द्वारा यहाँ पे काटा गया है, तो ये जो डॉग प्लांट है इससे क्या होता है, पेन और जो इरिटेशन है उससे रिलीफ मिल जाती है और जो मतलब व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है। तो इस तरीके से हम लोगों की एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे जो पीएच का टॉपिक है आपका दे रखा है। पीएच का टॉपिक भी एग्जामिनर द्वारा पूछा गया है। ये इस तरीके से क्वेश्चन था कि एसिड का पीएच क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। अम्ल का पीएच जो है वो 7 से कम होता है, और अगर हम यहाँ पे बेस की बात करें तो बेस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमारे मानव शरीर का जो पीएच है, मैं आप लोगों के साथ उन चीज़ों को थोड़ा स्टार कर देती हूँ हर सेशन में, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए। अगर आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने कोई कोर्स, कोई नोट्स कुछ भी नहीं खरीदा, तो भी आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके देखिएगा कि आप लोगों के पेपर में क्लास 9th और
और 10th की एनसीईआरटी को भर भर के दिया गया है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट तो इतना फेवरेट चैप्टर है शायद कि 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से दोनों ही बार बीपीएससी 2.0 बीपीएससी 3.0 दोनों में ही यहाँ पे दिया गया था। अब आज के सेशन के अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सॉल्ट। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत बेसिक से लेकर एडवांस क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं जो कि मैं सारे आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी। अब जो मैं ये टॉपिक आगे स्टार्ट करने वाली हूँ, अगर आप बीपीएससी 4.0 या फिर इससे आगे आने वाले बीपीएससी द्वारा टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आप मत छोड़िएगा। इस टॉपिक से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो देखिए, एसिड और बेस के बारे में पढ़ने के बाद हमारा यहाँ पे टॉपिक बच गया लवण, और लवण जो है ये आपका एक सॉल्ट होता है। तो ये बनता कैसे? सबसे पहले तो अगर कभी भी कोई भी आपका जो अम्ल होगा वे अगर किसी भी क्षारक, यहाँ पे क्षारक के साथ यहाँ पे अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पे आपका लवण बनता है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा, इसके अलावा सॉल्ट के साथ वाटर, और ये हीट भी रिलीज होती है, यानी कि इसमें से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब ये जो लवण होते हैं ये भी आपके 3 तरीके के होते हैं। एक होता है यहाँ पे न्यूट्रल यानी कि उदासीन, जो कि आपका ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। अब ये बनेगा कैसे? अगर मान के चलिए एस मैं यहाँ पे लिखूंगी स्ट्रॉन्ग के लिए, अगर कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड जो है अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यहाँ पे क्या करे, रिएक्ट करे यानी कि अभिक्रिया करे, तो आपके पास क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे जो अम्लीय, अगर हम कहें कि अम्लीय लवण यहाँ पे तैयार हुआ, अम्लीय लवण यानी कि एसिडिक सॉल्ट अगर आपके पास तैयार होता है तो एसिडिक सॉल्ट बना कैसे? एसिडिक सॉल्ट में आप देखेंगे कि लवण के आगे हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे अम्ल शब्द लगा रहे हैं, यानी कि जो अम्ल होगा वो प्रबल होगा। तो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड जो है आपका एक वीक बेस यानी कि एक दुर्बल यहाँ पे जो क्षारक है उसके साथ अभिक्रिया करेगा। और आपके एग्जाम में बीपीएससी 3.0 का अगर आप पेपर देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि जो एसिडिक सॉल्ट होता है, जो आपका अम्लीय लवण होता है, वो कैसे बनता है। वे आपका तब बनता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है एक वीक बेस के साथ यानी कि एक प्रबल अम्ल जो है एक दुर्बल लवण के साथ अभिक्रिया करेगा। और यही चीज आपका होता है क्षारक लवण के साथ। अगर ये क्षारक लवण यहाँ पे तैयार हो रहा है तो ये किस तरीके से तैयार होगा, यानी कि अगर आप एक बेसिक सॉल्ट की बात करें तो ये आपके कैसे तैयार होंगे। बेसिक सॉल्ट तब तैयार होते हैं जब आपका एक वीक एसिड जो हो आपके एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यहाँ पे रिएक्ट करे। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका पूछा गया है और इसी तरीके से आपका पूछा जा सकता है। और इस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं, यानी कि उदासीनीकरण के नाम से। अब इसके अलावा ये जो लवण होता है, जो आपके सामान्य लवण हम यहाँ पे यूज करते हैं, नमक जो यूज करते हैं, उससे कई सारे आपके कंपाउंड बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी में NaOH के बारे में बता रखा है, जिसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये तैयार कैसे होता है इसको जरा समझिएगा। जो आपका यहाँ पे लवण यानी कि NaCl यहाँ पे तैयार हुआ, इस NaCl को अगर आप पानी में मिक्स करते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका यहाँ पे लवण जल ये जो है वो तैयार हो जाता है। और ये जो लवण जल होता है इसको आप ब्राइन के नाम से जानते हैं, यानी कि आपने एक ग्लास में पानी लिया, उसमें आपने नमक डाल दिया और इसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, क्या पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करते हो तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, NaOH, जिसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्लोरीन बनता है और हाइड्रोजन बनता है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर आपका क्लोरीन बनता है, इसीलिए यहाँ पे एक शब्द लिखा है क्लोर, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर क्लोरीन जो है ये उत्पन्न हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो NaOH है, आपको पता है OH किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक क्षार को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये बेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, इस अभिक्रिया को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट जो है वो आपका क्लोरीन बना है और एक प्रोडक्ट क्या बना, NaOH बना।
इसके अलावा आपके एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा एनोड के पास होगा, कौन सा कैथोड के पास होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए ये जो होता है ये आपका नियर कैथोड ये आपका देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है वो आपका कैथोड में और क्लोरीन जो है वो आपका एनोड में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये पानी को क्लीन करने में, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो ये कई सारी इंडस्ट्री में पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है। NaOH की अगर हम बात करें इन दोनों का कंबाइन तो इससे कई सारे एक्सट्रैक्शन करना, इसके अलावा बेसिक प्रॉपर्टी में इसे यूज़ किया जाता है। अब इसके अलावा अगला यहाँ पे है जो कि है ब्लीचिंग पाउडर। अब आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया इस बार वो ये पूछा गया कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कॉमन नेम क्या है। ये मैंने क्या लिखा है, ये है आपका कैल्शियम, O से बना ऑक्सी, Cl2 से बना क्लोराइड, ये आपका हो गया केमिकल नेम। यहाँ पे ये जो CaCl2 है इसका केमिकल नेम ये हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया CaOHCl2 और कॉमन नेम यानी कि जो मार्केट में साधारण आप जाके बोलते हो। अब मार्केट में जाके हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड चाहिए, हम कहेंगे हमें ब्लीचिंग पाउडर चाहिए। तो ये होता है आपका कॉमन नेम। अब ये बनता कैसे है, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये क्लोरीन मिक्स करते हो, ये क्लोरीन आया कहाँ से, ये जो यहाँ पे Cl2 होगा, ये जो क्लोरीन आपका यहाँ पे तैयार हुआ था, ये वाले क्लोरीन को हम यूज़ करके यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर जो है वो तैयार करते हैं। ब्लीच जो है कपड़ों में भी यूज़ किया जाता है, इनफैक्ट फेशियल वगैरह में ब्लीचिंग में उस प्रोसेस में भी यूज़ होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। अब अगला जो आपका यहाँ पे कंपाउंड तैयार होता है वे होता है आपका बेकिंग सोडा, जो किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ब्रेड और केक वगैरह बनाने में वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। ये बनता कैसे है, सबसे पहले जो आपने नमक यहाँ पे तैयार किया था NaCl, उसमें आप पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 जब आप मिक्स करते हैं तो यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड है एक वो बनता है और साथ ही साथ आपका मेन प्रोडक्ट आपका बनता है। जो मेन प्रोडक्ट है उनको मैं यहाँ पे सर्कल कर रही हूँ। यहाँ पे बेकिंग सोडा का अगर आपके एग्जामिनर पूछे, इसको स्टार कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा गया है। एक ये पूछा गया है और एक ये पूछा गया है अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा का कॉमन नेम, ये तो बेकिंग सोडा का कॉमन नेम हो गया। अगर इसका केमिकल नेम पूछा गया तो आप बोलोगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। इसके अलावा अब जैसे कि मैंने कहा बेकिंग सोडा आप किचन में यूज़ करते हो कुकिंग के दौरान, तो किचन में इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इसको ज़रा देखिएगा। सबसे पहले ये जो बेकिंग सोडा है इसको अगर आप गर्म करोगे, सिंपल सी बात है, हम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मटेरियल को गर्म करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे गर्म करोगे तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट निकलता है, पानी निकलता है, CO2 निकलता है। ये जो CO2 निकला ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ये जो CO2 है इसकी वजह से ब्रेड और जो आपके केक होते हैं वे आपके सॉफ्ट बनते हैं और स्पॉन्जी बनते हैं। इसी वजह से बेकिंग सोडा जो है ये इन मटेरियल के अंदर डाला जाता है। आई होप यहाँ तक का एरिया अभी आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स यहाँ पे रह गए, उनको भी हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज के सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी धोने का सोडा, जिसे आप यहाँ पे वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अब ये जो वॉशिंग सोडा होता है ये कैसे आपका तैयार होता है, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट आपने यहाँ पे ले लिया और सोडियम कार्बोनेट में अगर आप 10 मॉलिक्यूल यहाँ पे पानी के डालते हैं तो यहाँ पे आपके पास तैयार होता है क्या, यहाँ पे धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, जिसे आप Na2CO3.10H2O के नाम से जानते हैं। अब ये जो 10H2O है ये क्या यहाँ पे दर्शाते हैं, ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे दर्शाते हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि यहाँ पे जो वॉशिंग सोडा होता है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, तो आप कहेंगे 10 है। अब इसके अलावा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आगे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे अगला जो कंपाउंड है वो है आपका POP, जिसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। अब ये बनाया जाता है आपका जिप्सम के द्वारा। जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वह होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख भी देती हूँ, ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट
डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, तो पानी कितना है यहाँ पे 2, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें 2 कहलाएंगे। अब इसके अलावा ये आपका अगर इसे हीट किया जाए, यानी कि जिप्सम को हीट किया जाए 373 केल्विन में, ये टेम्परेचर आप याद रखिएगा, तो यहाँ पर इसमें से जो 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, यानी कि इवेपोरेट हो जाते हैं, और आधा मॉलिक्यूल यहाँ पे रह जाता है, तो ये बन जाता है आपका पीओपी। अगर आप इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये हाफ भी निकल जाएगा, तो ये पीओपी आपका बनेगा नहीं। तो टेम्परेचर जो है ये इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम यहाँ पे हो जाता है कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे जैसे डाई लिखा हुआ था 2 के लिए, आधे के लिए यहाँ पे लिखा होता है हेमीहाइड्रेट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से तैयार हुआ। साथ ही साथ अगर इन दोनों को यहाँ पे मिक्स किया जाए तो ये आपका दोबारा जिप्सम यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले एसिड के बारे में देखा, बेस के बारे में देखा, एसिड बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस देखी। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ पीएच का टॉपिक आज डिस्कस किया, साथ ही साथ हमने सॉल्ट का टॉपिक और इससे बनने वाले कंपाउंड हमने डिस्कस किए। मेनली अगर आप शॉर्ट में भी इनको लिख के अच्छे से रिवाइज करते हैं तो आई विल मेक श्योर कि आप लोगों का जो एग्जाम है उसमें जो 4 से 5 क्वेश्चन जैसे कि मैं बोल रही हूँ इस चैप्टर से बन रहे हैं वो आप इजीली कर पाएंगे। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर पेपर है तो आप खोल के देखिएगा, ये सेशन देखने के बाद आपसे ऐसा होगा ही नहीं कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो रहा। आप लोगों को देखना है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है किस एरिया से पूछा गया। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों से यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट से क्वेश्चन पूछा गया, बेकिंग सोडा से क्वेश्चन पूछा गया, एसिड से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, वो चीज़ें आपको देखनी है। अब मैं आप लोगों के साथ आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। साथ ही साथ मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है बीपीएससी 4.0 साइंस करके, जिसमें ये वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। इनफैक्ट अगर आप कोई फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में मैंने पिन फॉर्म में लगा दी है, ताकि आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हो। और जो क्लासेस हैं उनका लिंक आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता है। और हाँ, जो क्लासेस ये होती हैं ये आप लोगों की ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होती है, हफ्ते में 3 दिन, क्योंकि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को मैं आप लोगों की सीटेट की क्लासेस लेती हूँ। आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।